आज हम यूनिट 2 का पार्ट 1 समाजीकरण और शिक्षा के ऊपर जानकारी प्राप्त करते हैं। कैसे लिखना है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि समाजीकरण क्या है। समाज मतलब होता है सोसाइटी। तो मनुष्य का जन्म जो होता है वो समाज में होता है, और समाज के प्रथम जो इंस्टीट्यूट है वो उसका माता पिता होते हैं, घर परिवार होता है। वह सबसे पहले अपने माता पिता के संपर्क में आता है और धीरे धीरे वह आस पड़ोस के संपर्क में आता है, और वह उनसे सीखता है, देखता है, ऑब्जर्व करता है कि आसपास उसके चल क्या रहा है, पहचानता है। उसका सिर्फ काम शुरू में खाना और सोना होता है। यानी ये कहें कि वो एक पशु के समान होता है जो सिर्फ खाने से मतलब रखता है और सोने से मतलब रखता है। उसमें सामाजिक गुणों का अभाव होता है। वह अपने माता पिता की एक्टिविटीज़ को फॉलो करता है, दूसरे की बातों को सुनता है, बोलना भी उसे नहीं आता है ना, और वो अपनी खेल में मस्त रहता है। इस प्रकार उसका परिवार ही सामाजिक गुणों के विकास की सर्वप्रथम पाठशाला है। जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो आस पड़ोस के संपर्क में आता है और वहाँ से कुछ सीखता है, और धीरे धीरे उसका विकास होता रहता है, और वो बोलना सीखता है, चलना सीखता है। अब परिवार के अतिरिक्त वह आसपास के लोगों को भी पहचानने लग जाता है, उनकी प्रक्रियाओं, एक्टिविटीज़ पर ध्यान देता है, भाषाओं पर ध्यान देता है, उनके व्यवहार पर ध्यान देता है, किस तरह कौन व्यक्ति कैसे व्यवहार कर रहा है। तो जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो समाज में आता है। समाज मतलब सोसाइटी में देखता है, कई तरह के लोगों की एक्टिविटियां को समझता है, उनको पहचानता है, और यहीं से उसके समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब वह बड़ा होकर खेलना कूदना सीखता है, अपने यार दोस्तों के साथ बाहर खेलता है, उसमें समाजीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई रहती है। वह तरह तरह की एक्टिविटियों को पहचानता है और उनको अनुभव करता है, और धीरे धीरे वो उनको अपनाने की कोशिश करता है। समाजीकरण एक गतिशील प्रक्रिया है। किसी व्यक्ति द्वारा किसी परिस्थिति विशेष में किस परिस्थिति में किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, इस भाव का ज्ञान समाजीकरण से ही आता है। समाजीकरण किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, जिससे वह प्राणी के गुणों को, एक जैविक प्राणी के गुणों को त्याग कर सामाजिक प्राणी बन जाता है। यानी बच्चा जो था पहले एक प्राणी था, सिर्फ खाना पीना उसका मकसद था और सोना मकसद था। अब वह समाज में रह गया तो एक सामाजिक प्राणी बन जाता है। वह अपने बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक अपने व्यवहार में कुछ न कुछ परिवर्तन करता रहता है, क्योंकि व्यवहार में होने वाले परिवर्तन समाज में रहने के लिए ज़रूरी हैं। साथ ही हमें समाज की विभिन्न गतिविधियों में समाज के अन्य सदस्यों की अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करना पड़ता है।
इससे हम कहते हैं कि समाजीकरण एक गतिशील प्रक्रिया है, यानी बदलती रहती है। कहाँ कैसा व्यवहार करना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये हमें समाज ही सिखाता है। दूसरा समाजीकरण का है कि समाजीकरण आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब जब तक आपका जीवन है तब तक आपको समाज में ही रहना है, समाज के तौर तरीक़ों पर ही चलना है। तो यानी हम कह सकते हैं कि समाजीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, रुकने वाली नहीं है, क्योंकि वह किसी व्यक्ति के बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में हमेशा कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। व्यवहार में होने वाले ये परिवर्तन कई बार दूसरों के हमसे अपेक्षाओं के कारण के करने पड़ते हैं, और कई बार ये परिवर्तन अपनी खुद की संतुष्टि के कारण भी करने पड़ते हैं। कहने का मतलब कि समाज में जीने के लिए व्यक्ति को अपने आप में परिवर्तन करना पड़ता है, कुछ अपने फ़ायदे के लिए, कुछ समाज के तौर तरीक़ों के अनुरूप उसको ये परिवर्तन करना पड़ता है। अगर वो ये नहीं करेगा तो समाज से बहिष्कृत समझा जाएगा। यदि उसमें उदाहरण के लिए यदि वो किसी के दुख सुख में साथ नहीं दे तो उसको लोग समाज में रहने लायक नहीं समझते हैं। वह अपना ही खाली देखता रहे। समाज में मान लीजिए कि किसी के पास दुख आता है तो वो देखता है हम तो सुखी हैं ना, हमें क्या लेना देना, वो दुखी है। तो ऐसे व्यक्ति को समाज में नहीं चल सकता है। वो समाज में कोई व्यक्ति परेशानी में हो तो वो उसको उसकी मदद करेगा, सहयोग की भावना पनपेगी। तो इस तरह वह समाज के लिए एक हेल्पफुल बन सकता है। तीसरी समाजीकरण की विशेषता है कि समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है। एक बालक अपने समाज में सुनियोजित करने के लिए निरंतर अपने व्यवहार में परिवर्तन करता रहता है, क्योंकि वह समाज में खुद को एक जागरूक सदस्य के रूप में दिखाता है या बनना चाहता है। तो समाजशास्त्र में इस प्रक्रिया को समाजीकरण कहा जाता है। अगला इसका विशेषता है कि समाजीकरण समाज की संस्कृति विरासत को आत्मसात करना है। यानी समाज की संस्कृति, वहाँ के सामाजिक क्रियाकलापों को अपने अनुरूप, उनके अनुरूप चलना, यानी समाज की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो नियम कानून हैं, उसके अनुसार हमें चलना पड़ता है। समाजीकरण व्यक्ति को सामाजिक बनाने की एक क्रिया है। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वह एक प्राणी मात्र होता है। दूसरे शब्दों में वह एक पशु के समान होता है। जब बालक दूसरे के संपर्क में आता है तो उसके धीरे धीरे सामाजिक गुणों का विकास होता है, और सामाजिक गुणों को अपने व्यवहार में उतारने के बाद वह प्राणी से एक सामाजिक प्राणी बन जाता है। यानी जैविक प्राणी, खाली जीने मात्र वाला प्राणी यानी जैविक प्राणी से एक सामाजिक प्राणी बढ़ जाता है। और इस प्रकार जो जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी में परिवर्तन होता है, इसी को समाजीकरण कहते हैं। समाजीकरण की क्या आवश्यकता है, अब इसके बारे में हम जानेंगे। समाजीकरण अनुशासन का पाठ पढ़ाने में सहायक होती है। ये इसकी पहली विशेषता है कि व्यक्ति जिस समाज में रहता है वो उसको उस समाज विशेष के नियमों और उपनियमों का पालन करना होता है। उसे व्यक्ति को समाजीकरण व्यक्ति को उन नियमों और उपनियमों का पालन कर अनुशासित बनने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही समाजीकरण व्यक्ति को ये जानने में भी सहायता करता है कि उसे क्या करना चाहिए और किन कार्यों को नहीं करना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाजीकरण किसी व्यक्ति को समाज में अनुशासित होकर जीवन यापन करने में सहायता करता है। दूसरा पॉइंट ये है कि समाजीकरण व्यक्ति को सामाजिक व्यवहार में कुशल बनाता है। कोई व्यक्ति देखते होंगे बहुत सामाजिक रहता है, कहीं कुछ होता है वो ज़रूर उपस्थित होता है, यानी वो उसमें सामाजिक भावना है। और कोई अपने में ही मस्त रहता है, वो व्यक्ति किसी से मिलता जुलता नहीं, तो उसमें यानी सामाजिक प्रवृत्ति का अभाव है। आगे है समाजीकरण व्यक्ति को अपने
ड्यूटी यानी दायित्वों का बोध कराता है, दायित्वों से परिचित कराता है कि उसकी समाज में क्या ड्यूटी है, क्या उसका रोल होना चाहिए। समाजीकरण व्यक्ति को यह तो बताता ही है कि समाज में किस प्रकार रहना है, किंतु साथ ही साथ उस व्यक्ति को उसके सामाजिक दायित्वों के बारे में भी बताता है कि उससे समाज उससे क्या अपेक्षाएं रखता है। वह न उन उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह क्या कर सकता है। समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति उन सभी दायित्वों को न केवल करना जानता है बल्कि उनकी पूर्ति हेतु अपनी ओर से प्रयास भी करता है। अपनी संस्कृति के आत्मसात करने में समाजीकरण सहायक होता है। समाजीकरण व्यक्ति को केवल अपने दायित्वों और कर्तव्यों का बोध मात्र ही नहीं कराता बल्कि उस संस्कृति को अपने मन, मस्तिष्क और हृदय में बसाने के लिए भी अभिप्रेरित करता है। समाजीकरण के संप्रत्य को जानना मात्र ही समाजीकरण नहीं है बल्कि उन सामाजिक मूल्यों, मान्यताओं, आदर्शों को मनसा, वाचा और कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से अंगीकार करना भी समाजीकरण में ही आता है। यदि कोई व्यक्ति केवल सामाजिक मूल्यों और आदर्शों को जानता है और वह अपने आचरण में नहीं उतरता है तो उस व्यक्ति विशेष को समाजीकरण अधूरा ही है। यह परम आवश्यकता है कि व्यक्ति सामाजिक गुणों को अपने व्यवहार में, सामाजिक जो गुण हैं उनको व्यवहार में अपने लाए। समाजीकरण के क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या कारक हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो इनमें सबसे पहले जो होता है वो उसका माता पिता की भूमिका होती है। क्योंकि बालक का प्रथम पाठशाला जो होती है वो माता पिता ही होते हैं, या ये कहें कि पहले गुरु उसके जो होते हैं जिनसे वो सीखता है माता पिता ही होते हैं। इसके बाद वो माता पिता के साथ साथ फिर परिवार के संपर्क में आता है। तो परिवार ही वह स्थान है जहाँ सर्वप्रथम बालक समाजीकरण का पाठ पढ़ता है। यही तो वो जगह है जहाँ वो सीखता है कि कैसे दूसरों के साथ प्रेम भाव से रहा जाता है। परिवार ही सामाजिक गुणों के विकास के लिए बालक की प्रथम पाठशाला है। पारिवारिक सदस्यों के साथ पारस्परिक व्यवहार करते हुए वह अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे सामाजिक गुणों को अपने व्यवहार में ले लेता है, अपने अंदर बहुत सारे गुण को विकसित करता है। परिवार में रहते हुए सामाजिक गुणों, मूल्यों और आदर्शों को जानता है और उन आदर्शों और मूल्यों को आत्मसात करता है, अपने अंदर ले जाता है। इस कारक पर हम आगे चर्चा करेंगे। राज्य की भूमिका भी समाजीकरण के लिए ज़रूरी है। बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया में राज्य का भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यही वो संस्थान है जो बालक अपनी संस्कृति में रखता है। अतः ये जरूरी है कि समाज द्वारा भावी पीढ़ी के लिए उन आदर्श और मूल्य उदाहरण के रूप में निश्चित किए जाए, ताकि भावी पीढ़ी उन आदर्शों का अनुपालन करे। समाजीकरण के आशय किसी व्यक्ति का अपने समाज की मान्यताओं, विश्वासों, रीति रिवाजों, परंपराओं, खान पान इत्यादि सामाजिक गुणों का आत्मसात करता है। तो जिस राज्य में वह रहता है वहाँ के वह रीति रिवाज सीखता है, वहाँ के परंपराओं को सीखता है, वहाँ के खान पान को ऑब्जर्व करता है। उदाहरण के लिए जैसे बिहार का राज्य है तो वहाँ दाल चावल ज़्यादा चलते हैं, नॉन वेज भी चलता है। अगर साउथ का समाज है तो वहाँ इडली डोसा चलता है। पंजाब वाला अगर राज्य है तो वहाँ मक्की की रोटी, सरसों का साग
ये सब ज़्यादा चलते हैं। तो हर स्टेट के पहनावे भी अलग अलग होते हैं। धोती कुर्ता बिहार के लोग ज़्यादा पहनते हैं, यूपी में गमछा वगैरह चलता है, साउथ के तरफ जाओ तो चंदन का टीका, धोती कुर्ता, ये सब पहनावा होता है। तो वे इन सब चीज़ों को पहनना, खाना, रहना, वहाँ की बोली सब राज्य से सीखता है। पहले बच्चा छोटा था, माता पिता के संपर्क में आया, उसके बाद परिवार के सदस्यों के संपर्क में आया, दादा चाचा नाना आए उससे मिलने, उसको देखा, ऑब्ज़र्व किया, धीरे धीरे बातचीत की, उनसे समन्वय बिठाया, तालमेल बिठाया, उनको समझा, उनके साथ वार्तालाप किया। धीरे धीरे फिर वो बाहर निकलता है, स्कूल जाता है, फिर कॉलेज जाता है उसी राज्य के, वहाँ से वो कुछ सीखता है, कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कौन सी बोली बोलते हैं, क्या नेचर है, क्या पहनते हैं, स्कूल जाते समय कौन सी ड्रेस पहननी है, पार्टी में जाते समय कौन सी ड्रेस पहननी है, किसी के शोक सभा में जाना है तो कौन से ड्रेस पे पहनना है, तरह तरह की चीज़ें वो और वगैरह वगैरह वो सीखता रहता है। तो इसी चीज़ को हम लोग समझते हैं कि बालक में सामाजिकरण में उसके घर की भूमिका काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। सामाजिकरण की प्रक्रिया खुद ब खुद नहीं होती, उसमें घर के प्रत्येक सदस्य को अपना योगदान देना पड़ता है। यदि हम किसी व्यक्ति के घर को सामाजिकरण की प्रथम पाठशाला कहते हैं तो उस पाठशाला की प्रथम शिक्षिका जो होती है वो माता होती है। बालक को समाज में किस प्रकार रहना चाहिए, किन किन सामाजिक दायित्वों को पूरा करना चाहिए, समाज उस बालक से क्या क्या इच्छाएं रखता है, इन सब बातों का बोध सर्वप्रथम माता द्वारा कराया जाता है। सामाजिकरण की माता ही उसको बताती है कि ये देखो तुम्हारे दादाजी हैं, ये दादी जी हैं, इनके पैर छुओ, ये तुम्हारा छोटा भाई है अथवा बड़ा भाई है, बड़ा है तो इज्जत करो, छोटा है तो उसको स्नेह दो, प्यार दो। सबके साथ आदरपूर्वक भाषा का प्रयोग माता पिता ही सिखाते हैं। कोई बड़ा आदमी आता है तो खड़े होकर विनम्र उनका स्वागत करना है, चरण स्पर्श करने हैं, ये सब चीज़ें माता पिता ही उसको सिखाते हैं। धीरे धीरे वह परिवार के सदस्यों को भी देखता है कि उसके चाचा अगर हैं तो अगर दादाजी आते हैं तो वो भी खड़े हो जाते हैं, कैसे बोलते हैं, इस प्रक्रिया का, इन सब हाव भाव व्यवहार का बच्चे के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और ये सब चीज़ें वो परिवार से सीखता है। यानी परिवार उसकी सामाजिकरण में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। परिवार से वह सहयोग की भावना, सामंजस्य, तालमेल बिठाना, त्याग, शांति इत्यादि का ज्ञान प्राप्त करता है। साथ ही अपने इन गुणों को व्यवहार में उतारता है। उसमें सहयोग की भावना परिवार से ही आती है। परिवार को देखता है कि लोग कैसे एक दूसरे को साथ देते हैं, एक दूसरे का कैसे सहयोग करते हैं, तो उसमें सहयोग की भावना पनपती है। विद्यालय की भूमिका इसके बाद सामाजिकरण में मुख्य भूमिका निभाती है। जब वह बालक पहले तो घर में अकेला पढ़ता था, अब समाज में विद्यालय में कई बच्चों के बीच में उसको बैठना पड़ता है, तो वह धीरे धीरे उनसे व्यवहार बनाता है, सीखता है, उनके बीच में पढ़ाई करना सीखता है, उनके साथ खेलना सीखता है, उनसे बातें करना सीखता है और उसमें सामाजिक गुणों का विकास होने लग जाता है। जब वह पढ़ता है या बच्चों के बीच में पढ़ता है तो वो देखता है कि टीचर क्या बता रही हैं, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, तो वो भी पढ़ने की कोशिश करता है, वो भी सीखता है। कुछ बोलते बोलते सीख जाता है, कुछ देखते देखते सीखता है, कुछ याद करके सीखता है।
तो यानी प्रशिक्षण देने की जो जिम्मेदारी है वो शिक्षक की होती है। शिक्षक का आचरण आदर्शपूर्ण होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। इससे बच्चे पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। शिक्षक को कक्ष का अच्छा पूर्ण वातावरण उसको अच्छा बना के रखना चाहिए, ताकि इस वातावरण में बालक को उचित रूप से समाजीकरण हो सके। शिक्षक को विद्यालय के वातावरण को सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। एक शिक्षक जब बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया को अपना योगदान दे रहा होता है तो उसे अपने राष्ट्र द्वारा किए गए दायित्वों का भी बोध होना चाहिए, क्योंकि जब वह राष्ट्रीय दायित्वों को पूर्ण कर रहा होता है तो वह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बालक में सामाजिक गुणों का विकास कर रहा होता है, क्योंकि शिक्षक ही उसको एक अच्छा नागरिक बना सकता है, उसको अच्छी शिक्षा दे सकता है, उसको समाज में रहने के तौर तरीके का प्रभाव पड़ता है। तो बाहर की दुनिया में जब वो आता है तो पहले पाठशाला में ही जाता है, पहले नर्सरी क्लास में जाता है, फिर बड़ी क्लासों में धीरे धीरे जाता है। तो इसलिए घर से निकलने के बाद वो विद्यालय का उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। वो शिक्षक की एक्टिविटी को नोट करता है, वहाँ के उपस्थित बच्चों की एक्टिविटियों को नोट करता है, उसको दिनचर्या का पता चलता है कि इस समय मुझे ये करना है, इस समय पढ़ाई करनी है, इस समय खेलना है। एक टाइम टेबल बनाता है, होमवर्क मिलता है उसे, तो वो होमवर्क को सॉल्व करता है, कुछ अपने आप सॉल्व कर लेता है, कुछ में उसको शिक्षक की या घर परिवार के सदस्यों की ज़रूरत पड़ती है, मित्रों की भी ज़रूरत पड़ जाती है। वह कभी किसी समस्या को पूछता है तो इसमें अब कभी किसी दूसरे मित्र को यदि ज़रूरत पड़ती है तो वो उसको समझाता है। इस तरह उसमें समाज में सहयोग की भावना पनपती है, एक दूसरे के हेल्प करने की प्रक्रिया का गुण उसमें विकसित होता है। उदाहरण के लिए जब खेलते हैं, स्कूल में बच्चे खेलते हैं, मान लीजिए कि बॉल से ही खेलते हैं, तो बॉल क्रिकेट का खेल खेल रहे हैं मान लीजिए, तो उसमें काफ़ी सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। एक टीम दूसरे टीम से जीतने के लिए काफ़ी मेहनत करती है, तो वो अपने टीम के सदस्यों के साथ सहयोग करता है, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तभी कोई टीम दूसरे पर जीतती है और ये भावना उसमें पनपने लग जाती है। जीत और हार की उसमें भावना आती है, सहयोग की भावना आती है, कुछ कष्ट सहने की भावना आती है और खुशियाँ सेलिब्रेट करने की भावना आती है। तो ये सारे विकास उसमें खेल के दौरान स्कूल से प्राप्त होते नज़र आते हैं। बालक के समाजीकरण में जो मीडिया की भी काफ़ी भूमिका होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वह आसपास की घटनाओं को देखता है, अखबार देखता है, न्यूज़ सुनता है, तो इसका उस पर जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। मीडिया का मतलब एक बड़े समुदाय और राष्ट्रीय सामाजिक स्थानीय महत्वपूर्ण सूचनाओं को पहुंचाते हैं मीडिया वाले। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसमें सभी प्रकार के समाचार चैनल, न्यूज़ चैनल, ऑनलाइन समाचार सूचनाएं इत्यादि होती हैं। सोशल मीडिया, इसमें सभी प्रकार के सोशल साइट्स आती हैं। मीडिया के साधन बालक के समाजीकरण में अपना काफ़ी योगदान देते हैं। पत्र पत्रिकाओं को बच्चा पढ़ता है और देखता है, जिससे उसे ज्ञान प्राप्त होता रहता है और वर्तमान में समाज में किस प्रकार की संस्कृति, मान्यताओं, विश्वासों और परंपराओं का चलन चल रहा है, इसके बारे में उसे जानकारी मिलती है। एक सभ्य समाज के निर्माण में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका होती है। समाजीकरण में तो हमने समाजीकरण से संबंधित इस पाठ में हमने समाजीकरण क्या है,
बालक की सामाजिकरण की प्रक्रिया किस प्रकार उसमें आती है, एक बालक कैसे सामाजिक रूप से परिपक्व होता है, समाज में रहने लायक अपने आप को बनाता है। इस यात्रा में उसके माता पिता, मित्र, परिवार, आस पड़ोस, विद्यालय इत्यादि की क्या भूमिका होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें अच्छी तरह जानकारी मिली है। और इस ऐसे ही आपको पेपर में भी लिखना है।